नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, देवियों, सज्जनों, अली वेटनरी विज़डम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पोल्ट्री बहुत बुरे दौर से गुज़र रही है, ठीक है? जैसे ही फ़ायदा होना शुरू होता है, तभी फ़ार्म में, फ्लॉक में बीमारियाँ आने लगती हैं। दुनिया भर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमें फ़ार्म के अंदर देखने को मिल जाती हैं। ऐसी बहुत सी धारणाएँ हैं, प्रथा हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग में चलती चली आ रही हैं, लेकिन कोई उन पे सवालिया निशान नहीं लगाता है कि साहब ये जो हम कर रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, जो मैनेजमेंट टेक्निक अपना रहे हैं, क्या कोई इसका फ़ायदा भी है? कोई सवाल इस बात का नहीं करता है। कई सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सर ये हो गया है, पोल्ट्री में प्रॉब्लम आ गई है, मोर्टेलिटी हो रही है। हालाँकि वो ना नाम बताते, ना हिस्ट्री बताते फ्लॉक की, बस उन्हें ये चाहिए होता है कि जी हमें दवाई बता दो। तो ऐसे तो दवाई किसी को बताई नहीं जा सकती, ठीक है? क्योंकि हमें ही नहीं पता भई उसमें है क्या। ना पिक्चर देख के, फ़ोटो देख के हम कोई अंतर्यामी तो हैं नहीं कि बीमारी का पता लगा लें। तो लोगों को बस ब्रांड चाहिए कि भाई हमें ब्रांड बता दो, हम पानी में मिला के हमारी मुर्गी ठीक हो जाए। तो ऐसे कोई पोल्ट्री फार्मिंग चलती नहीं है, और वो देर सवेर पोल्ट्री बंद ही होनी होती है, और वो हो भी जाती है। तो खैर, हम यहाँ पे इस धारणा को देख रहे हैं, इस प्रथा को देख रहे हैं कि जब वायरल पोल्ट्री फार्म में आता है तो स्प्रे किया जाता है। तो क्या स्प्रे का कोई फ़ायदा है? ठीक है, मैं ये सवालिया निशान यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ। आपको लगेगा कि कई सारे कंसल्टेंट हैं, कई सारे डॉक्टर हैं, और वो तो स्प्रे लिखते हैं जब कोई दिक्कत आती है, वायरल आता है। तो मैं उन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो सब वेटनेरियन हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ सवाल उठाऊँगा कि जिन सवालों के जवाब एक आम पोल्ट्री फार्मर भी दे सकता है। तो जब वो उस पर्सपेक्टिव में सोचेगा, उस बात को बैकग्राउंड में रख के सोचेगा, फिर उसे समझ में आएगा कि यार ये वायरल को कंट्रोल करना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। लेकिन क्योंकि हम दूसरी गलत राह पे चल रहे होते हैं, इस वजह से नुकसान हमारा बहुत हो जाता है। तो यार शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन को। देखो, वायरल आउटब्रेक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या है यार, इंसानी जान भी वायरल से, अभी देखा आपने कोरोना कितना फैल गया। ये कोरोना का ही एक चित्र है, मतलब कार्टून है। कोरोना वायरस ऐसा ही होता है जब उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाता है पोल्ट्री फार्मिंग में, ठीक है? तो भाई अच्छा, ये तो आपको बताना ही भूल गया कि भाई हमारा देसी मुर्गी पालन कोर्स, उसका 12वां बैच, उसके लिए एडमिशन चल रहे हैं। जो कोई भाई बिरादर इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, इसमें 15 दिन के कोर्स में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें और रजिस्टर करा लें अपने आप को, ठीक है? बहुत ही जल्दी इसमें हम शुरू करेंगे एक नए, मतलब ट्रेनिंग, 12वां बैच, ट्रेनिंग का 12वां बैच शुरू करेंगे। तो जल्दी जल्दी करा लें, कम ही सीट हैं इसमें, और सब इसी टाइप की बातें उसमें बताई जाती हैं, ठीक है? ब्रॉयलर ब्रॉयलर वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई बीमारियां तो सीख ही सकते हैं ना, वो तो सब एक ही कंट्रोल होता है। तो दोस्तों, अनएंडिंग स्टोरी ऑफ वायरल वायरल आउटब्रेक्स, मैंने बताया आर्थिक नुकसान का बहुत बड़ा कारण है वायरल की बीमारियां। तो कोई भी फार्मिंग ऑपरेशन, जो पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, वो वायरल इन्फेक्शन से सेफ नहीं है। भारत में, हम भारत की बात कर रहे हैं, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब पहले भारत ही थे, ठीक है? तो हम अखंड भारत की बात करते हैं। तो अखंड भारत में अफ़गानिस्तान से लेके श्रीलंका, बर्मा, और नेपाल, शेपाल, पाकिस्तान और भारत हमारा, तो उन सब जगहों में जो भी फार्मिंग ऑपरेशन होते हैं, उनमें वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट रहते हैं। वहाँ पर वो वायरल इन्फेक्शन से किसी सीज़न में, किसी भी टाइम में कभी भी सेफ नहीं रहते हैं, क्योंकि बायोसिक्योरिटी के नाम पे तो कुछ होता ही नहीं है, ना कोई जानता है कि बायोसिक्योरिटी है क्या। हालांकि अगर बायोसिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू कर दे कोई, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, अगर आप चाहें थोड़ी सी जहमत
उठाएँ तो आप उस वीडियो को गूगल में सर्च करके, यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन कौन ज़हमत उठाए, कौन इतना पंगा ले, कौन अपने हाथ-पैर चलाए। ख़ैर, तो बायोसिक्योरिटी कम होती है तो वायरल आउटब्रेक बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, इम्यून ब्रेकडाउन। जो हमारे पोल्ट्री होती है उसे हम खिलाते हैं और वो फ़ीड जो है वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का बन रहा है आजकल। पिछले 3-4 सालों से तो आप पूछो ही मत कि कितना ख़राब क्वालिटी का क्या अनसन फ़ीड में मिलाया जाता है, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है? फ़ीड बनाएँगे, लेदर मील मिलाएँगे, उसमें चावल की भूसी मिलाएँगे, कनक मिलाएँगे, दुनिया भर की जो लो ग्रेड की चीज़ें होती हैं मिलाई जाती हैं। उसके बाद उसमें हल्दी का तेल मिलाते हैं और थोड़ा-सा फ्लेवर डालते हैं मोलेसिस का या और का, और उससे बढ़िया खुशबू आने लगती है और रंग में वो चोखा दिखता है और उसके क्रम्स बना के बोरे में भर के पैकिंग-वैकिंग बढ़िया करके वो दी जाती है। तो ऐसे में मुर्गी का इम्यून ब्रेकडाउन होना, उसकी इम्यूनिटी डाउन होना वो बिल्कुल एक लाज़मी बात है, वो तो होती है। तो जब ये 2 चीज़ें होती हैं तो वायरल आउटब्रेक फिर फैलते ही फैलते हैं। ठीक है? तो जब हाई मोर्टेलिटी हो, जब इम्यून सिस्टम डाउन हो गया, वायरस फार्म में मौजूद है, तो मोर्टेलिटी फार्म में दिखने लगती है। तो मेरा आपसे सवाल है, आप सबसे सवाल है, पोल्ट्री फार्मर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपने सबने हमें कभी ना कभी क्या, हर दूसरे तीसरे व्लॉग में वायरल आउटब्रेक का सामना किया होगा, कम या ज़्यादा। उसमें आपने स्प्रे भी किया होगा, कुछ दवाइयों का, कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनका आपने स्प्रे भी किया होगा। क्या उससे कभी मोर्टेलिटी कंट्रोल हुई है? कि आपने सुबह में स्प्रे किया और शाम में मोर्टेलिटी कंट्रोल हो गई हो, या अगले दिन कंट्रोल हो गई हो, या 2 दिन बाद कंट्रोल हो गई हो, या 3 दिन बाद कंट्रोल हुई हो? आप ईमानदारी से कमेंट में लिख दो उस बात को, अगर हुई है तो। और अगर नहीं हुई है तो वो भी कमेंट में लिख दो आप नीचे। ठीक है? लेकिन इतनी ज़हमत आप कहाँ उठाओगे? लाइक तो कर नहीं पाते लोग, कमेंट क्या लिखेंगे? खैर, तो स्प्रे करने के पीछे क्या सेंस रहती है? यही तो सोचता है ना इंसान कि भाई हम स्प्रे करेंगे, वायरस हवा में है और वो स्प्रे, उसे जो दवाई है स्प्रे के अंदर वो वायरस को मार देगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो डिसइंफेक्टेंट, जो दवाई स्प्रे में मौजूद है वो वायरस को किल कर देगी। कोई भी ब्रांड है उसके पीछे अगर ये लिखा है कि भाई हमने चेक किया है, जो ट्रिपल सॉल्ट ऑफ पोटेशियम है, जो बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट का कंटेंट होता है, उसे लैब में वायरस को ग्रो कराइए, उसकी एक बूंद डाल दीजिए, वायरस मर जाएगा। ठीक है? लेकिन सवाल ये है कि क्या वायरस हवा में मौजूद है? और अगर हवा में मौजूद है तो क्या उसी तरीके से फैल रही है बीमारी जिस तरीके से हम देख रहे हैं? और क्या सारी मॉर्टेलिटी वायरस की वजह से होती है? इस बात को कौन बताएगा? हमारे यहाँ जो वेटरनरी में पढ़ाया जाता है पोल्ट्री को, वो फील्ड में होने वाली पोल्ट्री का 5% भी नहीं है। अगर एक वेटरनेरियन, एक प्रोफेशनल सही से ऑब्जर्व नहीं करता है चीज़ों को, एपिडेमोलॉजी के बारे में नहीं जानता है, फार्माकोलॉजी के बारे में नहीं जानता है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के बारे में नहीं जानता है, तो उसका पोल्ट्री डिजीज़ को कंट्रोल करना बहुत मतलब कठिन है। तुक्के में कोई चीज़ हो जाए तो वो बात अलग है। ठीक है? मैं किसी को, किसी के ज्ञान पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एक रूढ़िवादी प्रथा जो चलती आ रही है उसके ऊपर मेरा सवालिया निशान है। ठीक है? तो हाई मोर्टेलिटी क्या सारी वायरस की वजह से होती है? जो मैं, हाँ, एक बात बता रहा था कि भाई पोल्ट्री में हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन पढ़ाई जाती है। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का कोई बहुत रोल नहीं है जब तक आपके पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बहुत हाई लेवल की ना हो, आपके पास पीसीआर टाइप की मशीनें हों कि आप एकदम पता लगा लें कि यार ये वायरस साल्मोनेला से हुआ है या ये रानीखेत से हुआ है। ठीक है, कौन सी इंटेस्टाइन में जो लीजन्स हैं वो किस पैथोजन की वजह से हैं।
या लीवर ऐसा क्यों दिख रहा है, हिस्टोपैथोलॉजी होनी चाहिए। क्या कभी ऐसा होता है सिर्फ सिम्टम देख के, पोस्टमार्टम लीजन देख के हमें बताना होता है कि भाई बीमारी है? अगर कोई ऐसे बता रहा है तो वो, मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, वो 70% रॉन्ग है। मैं कभी भी जो इलाज बताता हूँ वो डिजीज़ से नहीं बताता। फार्मर को डिजीज़ ज़रूर बताई जाती है, लेकिन क्लिनिकल मेडिसिन, क्योंकि पोल्ट्री में पढ़ाई नहीं जाती है, ठीक है? और इलाज हमें क्लिनिकल साइंस देख के देना होता है। तो वो एक अजीब सी अड़गम सड़गम है, उसे आप लोग ना ही उसमें जाएं तो बेहतर है। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि सारी मोर्टिलिटी वायरस की वजह से नहीं होती, ठीक है? साल्मोनेला में भी पूरा पूरा फ्लॉक साफ हो जाता है, पास्चुरेला में भी पूरा पूरा फ्लॉक साफ हो जाता है, रानीखेत में भी, आईबी में भी, आईबीएच में भी, ठीक है? और चलो मान लो वायरस से अगर हो भी रहा है तो सारे वायरस हवा से फैल रहे हैं क्या? हैं? हम गंबोरों का एग्जांपल लेते हैं। जितने भी गंबोरों के आउटब्रेक होते हैं उसमें फार्मर स्प्रे करता है। अगर ये बात क्योंकि गंबोरों को पहचानना आसान है, उसमें बरसा को देखा जाता है, बरसा के अंदर अगर बरसा लाल हो रहा है, हेमरेज है उसके अंदर और वो सब दिख रहा है, पस दिख रहा है, तो इसका मतलब गंबोरों की बीमारी हुई है। अब गंबोरों की बीमारी हुई, उसमें आपने स्प्रे कर दिया, आपको पहचान में आ गया, किसी डीलर ने देखा और उसने कहा कि भाई ये ले जा स्प्रे, और स्प्रे कर दे। तो उसमें कोई फ़ायदा है स्प्रे का? उससे कभी मोर्टेलिटी कंट्रोल होते हुए आपने देखी है? क्योंकि गंबोरो जो है वो नाक के ज़रिए से फैलती ही नहीं है। गंबोरो का वायरस सांस के ज़रिए से नहीं फैलता है, वो तो मुंह से उसके अंदर जाता है। तो जब मुंह से अंदर जा रहा है तो स्प्रे करने का क्या मतलब है गंबोरों में? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर हाई होता है, फीवर होता है, आप उसे वैसे ही नहला दोगे स्प्रे के अंदर, जब स्प्रे करोगे तो वो वैसे ही बर्ड नहा जाएगा, वो दुबका हुआ बैठा रहता है, उसकी और हालत ख़राब हो जाएगी। तो स्प्रे के बाद तो मैंने मोर्टेलिटी बढ़ते हुए ही देखी है। अगर बढ़े भी ना तो कम से कम उससे कंट्रोल होते हुए मैंने तो कभी आज तक देखा नहीं है। जब वो स्प्रे विस्प्रे सब कुछ कर लेता है तब फार्मर मेरे पास उसके पीएम पिक्स और वो सब भेजता है कि सर मैं क्या करूँ इसमें। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि डिसइंफेक्टेंट पानी में मिला देते हैं, जो स्प्रे में डाल ले वो पानी में भी पिलाते हैं, ठीक है? क्यों मिला रहे हैं ये किसी को नहीं पता। भाई जब वो वायरस, हालांकि इसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक सेंटेंस यहाँ पे कह दूँ मैं कि जो वायरस पोल्ट्री के मुंह से या उसकी बीट से बाहर आ गया, तो इसका मतलब यह है कि उसने अपना पूरा घर मुर्गी के अंदर बना लिया है। फ्लॉक में जब बीमारी फैल जाती है तब आपको पहला साइन दिखता है कि यार हमारे फ्लॉक में बीमारी आ चुकी है। उसके बाद उसे रोकने के लिए, ठीक है, वायरल को कंट्रोल करने के लिए पानी में डिसइंफेक्टेंट चलाना या स्प्रे करने का कोई ख़ास मतलब नहीं रह जाता। उससे एटलीस्ट मोर्टेलिटी तो कंट्रोल नहीं होगी। और मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मोर्टेलिटी कंट्रोल करना है, वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल करना नहीं है। आईबीएच को ले लो आप। आईबीएच का जो वायरस है, एडिनो वायरस, वो 2 तरीके से फैलता है, या तो मुँह से फैलता है, ये भी हवा से नहीं फैलता। इसमें भी लोग देखते हैं, तो इसमें भी मैंने कई लोगों को देखा है वो स्प्रे करते हैं, ठीक है? बताते नहीं हैं क्योंकि उससे अगर कंट्रोल नहीं हुआ है तो बताया भी नहीं जाता। तो अगर पहले दूसरे हफ्ते के अंदर मोर्टेलिटी हो रही है आईबीएस से, तो इसका मतलब वो अंडे से चूजे में आया, मतलब ब्रीडर से अंडे में आया, अंडे से चूजे में आया, चूजे से फिर वो बर्ड में आ गया। तो इसका मतलब श्योर है कि पहले दूसरे हफ्ते की मोर्टेलिटी, इसका मतलब ये वर्टिकली ट्रांसमिट होके आया। उससे बड़ी बड़ी बर्ड्स हैं, 3 हफ्ते की हैं, 4 हफ्ते की हैं, उनमें ये उनके मुंह से जाता है। जैसे ही जाता है अंदर जाके उसके इम्यून सिस्टम के हिसाब से एकदम ट्रांसमिट, मल्टीप्लाई करेगा, वायरीमिया करेगा और मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा खेल जो आईबीएच वायरस का है वो है लेटेंट वायरस, पड़ा रहता है बर्ड के अंदर, बीमारी ही नहीं करता। जैसे ही मौसम बदलेगा, फीड चेंज होगा, मैटरनल इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, जो अंडे से इम्यूनिटी आई थी वो डाउन होगी, तुरंत वायरस अपने आप को फैलाना शुरू कर देगा। ऐसे में स्प्रे क्या होगा, क्योंकि वो तो वायरस पहले से ही हर एक बर्ड के अंदर है, स्प्रे क्या करेगा ऐसे वायरस में? तो ये 2 बीमारियां मैंने वो बता दी हैं आपको
कि जो मतलब आज के टाइम में लगभग 50-60% वायरल आउटब्रेक में देखने को मिलती हैं। आईवीएच के क्यों इतने केसेस पिछले सालों में बढ़ गए? पहले तो आईवीएच इतना नहीं आता था, नहीं दिखने को मिलता था। भाई फीड पुअर है, इम्यूनिटी पुअर है, गंभीरों का वैक्सीनेशन गलत हो रहा है, इस वजह से आईवीएच के आउटब्रेक बढ़ रहे हैं। किताबों को में आप देखो अगर झांक के, तो ये बातें वहाँ पे बिल्कुल मतलब लिखी हुई हैं। कोई भी चीज़ मैं अपने मुँह अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। मैं कहीं से ये कोई ज्ञान मैं आसमान से लेके नहीं आया हूँ। मैंने किताबों में ही पढ़ा है। और फिर आप जैसे महान फार्मर जो मुझे इस लायक समझते हैं कि मुझसे कुछ पूछ लेते हैं, बताते हैं फार्म की हिस्ट्री वगैरह, फ़ोटो वगैरह भेज के, तो उससे पता चलता है। थोड़ा बहुत मैं फील्ड में घूम लेता हूँ तो उससे पता चल जाता है। तो दूसरी चीज़ आ गई न्यू कैसल डिजीज़, जिसे रानीखेत भी कहते हैं। मुर्गी की हालत बहुत बुरी हो जाती है रानीखेत में। एक फार्मर है, उसके यहाँ वेलोजेनिक मतलब आउटब्रेक हो गया है रानीखेत का, रोज़ 100 मुर्गियाँ मर रही हैं। ठीक है, अब कहाँ से आया, कैसे आया, क्या हुआ, वो तो हम अलग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक दवाई भी है, ठीक है, उसे हमने डिज़ाइन किया है मतलब ऐसी बीमारियों, ऐसे आउटब्रेक के लिए, और वो मोर्टेलिटी कंट्रोल भी कर लेती है। कई सारे फार्म्स में जाती है, तो जिसने एक बार ली वो अपने फार्म में उसे रखता ही है ऐसी किसी कंडीशन के लिए। ठीक है, लेकिन हर एक को हम हर दवाई रिकमेंड भी नहीं करते हैं, तो उसे लगेगा कि साहब ये अपनी दवाई बेचने के लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो मकसद ये है कि नॉलेज फैलनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। तो न्यू कैसल डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई मेन रूट जो है वो फैलने का फीकोरल रूट है, मुंह से जाता है, मतलब फीसिस में आएगा वायरस, और फिर उसके मुंह, वही लीटर खा लेगा, वो पानी को कंटेमिनेट करेगा या कुछ भी करेगा, वो उसके मुंह में जाएगा, मतलब वो मुंह से वायरस जाता है। ठीक है, एयर से भी स्प्रेड होता है, और मोर्टेलिटी तुरंत उसमें स्टार्ट हो जाती है। आप स्प्रे करते रह जाते हैं और उसमें या तो वैक्सीनेशन फेलियर हुआ होता है या फीड ख़राब है, जिसकी वजह से वो मोर्टेलिटी फिर कंट्रोल नहीं हो पाती। तो यहाँ पे भी स्प्रे का कोई ख़ास रोल नहीं है। आईबी, यहाँ पर अगर हम बाहर से देखें तो स्प्रे का बहुत रोल नज़र आता है आईबी के इन्फेक्शंस में, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब यहाँ पर इस जो स्क्रीन है इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें लिखी हुई आपको दिख रही होंगी। कोरोना वायरस है ये पोल्ट्री का, आईबी जो वायरस है ये पोल्ट्री का कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है, क्या कहते हैं, 2 फीट की दूरी है ज़रूरी। ठीक है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए, कि 2 फीट पे वो नहीं जाएगा। हालांकि कोरोना वायरस ऐसा है कि हवा में चला जाता है 1 किलोमीटर दूर, और वहाँ जाके किसी को इन्फेक्ट कर देगा, क्योंकि ये स्प्रेड होता है एयर के थ्रू। एयर में आते हैं ड्रॉपलेट्स, जब मुर्गी छींकती है, खांसती है, ठीक है, सांस लेती है, तो वायरस जो है उसके बहुत ही बारीक मामूली बूंदें होती हैं, उनके अंदर वायरस सस्पेंड रहता है और तैरता रहता है हवा में घंटों तक। तो ऐसे केसेस में बहुत है कि हम स्प्रे कर दें, लेकिन स्प्रे की जो बूंदें हैं, जो वो केमिकल है, वो कितनी देर तक हवा में रहेगा, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वायरस वाला जो ड्रॉपलेट है वो जो केमिकल वाला पानी है उसके कांटेक्ट में आए, और एयर के अंदर वो वायरस कैसे उस स्प्रे के ड्रॉपलेट से मर सकता है या डीएक्टिवेट हो सकता है, इसके ऊपर कोई स्टडी या कुछ ऐसा नहीं है। मतलब ये हमारे लॉजिक की बात है। अच्छा, स्प्रे जब आईबी में होता है तो वो अक्सर सीआरडी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब आईबी तो आपको ख़त्म हो जाएगी, दिखेगा कि ख़त्म, क्योंकि आईबी के लिए खाली स्प्रे तो किया नहीं जाता, दुनिया भर की दवाइयाँ भी चलाई जाती हैं, एंटीबायोटिक भी, ये भी वो भी सब कुछ होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो कंट्रोल हो जाती है, और आईबी का वायरस भी ऐसा ही है कि सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ दिन में वो डाउन हो जाता है, 5-7 दिन बाद कम हो जाती है उसकी जो कैजुअलिटी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, मुर्गी में बढ़ता है टेम्परेचर, फीवर होता है, बुखार आता है। तो जब किसी को बुखार आया हुआ हो और आप उसे नहला दो तो क्या हाल होगा उसका, वही हाल मुर्गी का होता है। उसके अंदर स्प्रे से सीआरडी डेवलप हो जाती है। ऐसा
गंभीरों में भी होता है, आईबीएच में भी होता है। अगर वहाँ फीवर डेवलप हुआ है और उसके ऊपर स्प्रे कर दिया आपने, तो उसे फ़ायदा पहुँचाने से ज़्यादा नुकसान कर देगा वो। लेकिन कोई ना सुनता है ना मानता है, तो वो सीआरडी में कन्वर्ट हो जाता है। सीआरडी का भी बाप होता है आरडीसी, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज कॉम्प्लेक्स। रेस्पिरेटरी डिजीज कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ई कोलाई, माइकोप्लाज्मा और आईबी, ये तीनों मिल जाते हैं। तो माइकोप्लाज्मा कब आता है, जब बर्ड आता है स्ट्रेस में, जब उसे खूब बुखार हो और आप उसे नहला दो स्प्रे के अंदर, ठीक है, तो फिर वहाँ पे बढ़िया करके मोर्टेलिटी होती है। तो स्प्रे फ़ायदा करने से ज़्यादा आईबी में नुकसान कर देता है। फिर आता है फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स भी आजकल खूब फैल रहा है। इसका मेनली मैकेनिकल ट्रांसमिशन होता है, इसमें भी स्प्रे करते हुए लोग देखे गए हैं। इसमें एक चीज़ का स्प्रे चल सकता है, अगर आप यूकेलिप्टस ऑयल वगैरह या लेमन ग्रास ऑयल या कुछ जो मच्छर भगाने के, मक्खी भगाने के जो वो आते हैं, लिक्विड आते हैं, उन्हीं का स्प्रे अगर आप करते हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये मक्खी मच्छरों से फैलती है ये बीमारी मेनली, है ना। तो अगर उसे कंट्रोल कर लेते हो, लेयर में कैनाबेलिज्म को, बीक ट्रिमिंग ठीक से हुई हो, कैनाबेलिज्म कंट्रोल हो रहा हो, डाइट में प्रोटीन वोटीन ठीक हो, तो फाउल पॉक्स के जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। यहाँ पे भी स्प्रे का कोई खास रोल नज़र नहीं आता है। तो जब स्प्रे का फ़ायदा नहीं हो रहा है इन बीमारियों में, ऐसे ही बहुत सी बीमारियां हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको जस्ट बताया था मेन मेन बीमारियों का, जो 60 70 80% हमें देखने को मिलती हैं। तो इन बीमारियों में भी ये स्प्रे काम नहीं आता है। तो काम करेगा क्या, क्या चीज़ काम करेगी, ठीक है। सबसे पहले तो यही जानना बहुत मुश्किल होता है कि ये वायरल आउटब्रेक है भी या नहीं है। क्योंकि फार्मर क्या करता है, जब प्रॉब्लम आनी शुरू होती है ना, एक मुर्गी बीमार हुई, दो मुर्गी बीमार हुई, पांच मुर्गी बीमार हुई, 10 मुर्गी, तब तक तो वो खुद का ही ट्रीटमेंट चलाता है। जब वो उसमें फेल हो जाता है, वो सारी चीज़ें लाएगा मार्केट से, डीलर को जाके बताएगा, डीलर उसे कुछ भी दे देगा। जिस पे डीलर को ज़्यादा मार्जिन मिल रहे होंगे वो उसे थमा देगा, कहेगा कि ले जा यार ये चला दे, ठीक है। उसमें मल्टीविटामिन होता है, एक इम्यून बूस्टर होता है। इम्यूनिटी बूस्टर आजकल कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे वो सब जानते हैं, ठीक है। लोग अपने अपने वो चलाते हैं कुछ हर्बल चीज़ें। अगर हर्बल ठीक है तो वो काम करता भी है, लेकिन अगर अनसेट बनाया हुआ है, कुछ भी उसमें डाल रखा है, तो उसका कोई ज़्यादा रोल देखने को नहीं मिलता है, सही है। तो ये कोई इजी टास्क नहीं है पहचानना कि ये वायरल है भी या ये नहीं है, क्योंकि वायरस क्या है, इम्यून सिस्टम को हाईजैक करते हैं। ऐसे ही बहुत से बैक्टीरिया भी हैं, ई कोलाई है ना। ई कोलाई में ज़रूरी नहीं है कि वो वायरल जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, आईबीएच जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। और हमारे यहाँ दुविधा क्या है ना, कि हमें क्लिनिकल पोल्ट्री मेडिसिन पढ़ाई नहीं जाती, वो इंसान को खुद ही सीखनी पड़ती है। वेटनेरियन को क्लिनिकल पोल्ट्री मेडिसिन खुद सीखनी पड़ती है, उसे पढ़ाई जाती है प्रिवेंटिव पोल्ट्री मेडिसिन। अब इस बात का क्या मतलब है, और ना ही कोई क्लिनिकल पोल्ट्री मेडिसिन पे आपको किताब देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई हैं, उनमें से पैथोलॉजी का पार्ट निकालो, ठीक है, और उसे अलग करो। फिर जब पैथोलॉजी के पार्ट को निकालोगे, एपिडेमोलॉजी और उन सबको पर्सपेक्टिव में कोई किताब लिखी जाए, तब तो उसे कहेंगे भी कि यार ये हाँ क्लिनिकल किताब है। लेकिन बस क्या कहें इस बारे में हम। और तो जितने भी वायरल बीमारियां होती हैं, अधिकतर वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। जब खुद ब खुद ख़त्म हो रही हैं, अब कोरोना का एग्जांपल लो, किसी को खुदा ना खास्ता कोरोना हो गया, मतलब सबको, ये तो इंडिया में कहा जाता है कि लगभग 75% पॉपुलेशन को कोरोना हो चुका है, जिन्होंने वैक्सीन ली है चाहे नहीं ली है। तो जिसे कोरोना हुआ, उसे लेके गए अस्पताल, ठीक है। वहाँ पे उसका क्या इलाज हुआ, कोरोना की कोई दवाई तो है नहीं, ठीक है। जब कोई दवाई नहीं है, मतलब जिन्हें कहा भी जा रहा था कि आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, ये वो, ये भी सब फेल हो गई, इसके भी रिजल्ट ये आए, रिसर्च ये आई कि भाई ये काम नहीं कर रही हैं। तो सिर्फ उन्होंने क्या किया, डॉक्टरों ने उन्हें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रखा, ठीक है। उन्हें सिर्फ सपोर्टिव थेरेपी दी कि उनका लंग ठीक काम करता रहे, उनकी किडनी ठीक काम करती रहे, हार्ट ठीक काम करता रहे, पानी की कमी ना हो जाए, बुखार ज़्यादा ना बढ़ जाए,
तो यही चीज़ों को तो सपोर्ट किया। फिर क्या हुआ, 7 दिन बाद 10 दिन बाद वायरस अपने आप डाउन हो गया बॉडी के अंदर और सही हो गया। तो हमें भी पोल्ट्री में यही तरीका अपनाना होता है जब वायरल आउटब्रेक होता है। फिर मैं वही कहूँगा कि पहले पहचान लो कि ये वायरल आउटब्रेक है भी या नहीं, क्योंकि फार्मर के दिमाग में ये धारणा है कि अगर मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो वो वायरल है। और जबकि मतलब अगर 100 केसेस आ रहे हैं तो 70% केसेस कंट्रोल होने वाले होते हैं, मतलब बहुत इजीली कंट्रोल हो जाते हैं। बट ठीक ठाक डोज अगर एंटीबायोटिक वगैरह की दे दी तो कंट्रोल हो जाती है मोर्टेलिटी। और देखो भाई, ब्रॉयलर फार्मिंग करने वालों और लेयर पालने वालों जो कि ग्रोइंग स्टेज तक रहे, वो सारा का सारा ब्रॉयलर जैसा मैनेजमेंट रहता है लेयर में भी, मतलब बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना है, 42 दिन के मुर्गे की लाइफ साइकिल है, उस 42 दिन में उसे बचा के ले जाना है। अगर मुर्गा ही नहीं बचेगा तो बेचोगे क्या? सबसे पहले काम होता है उसे बचाना, फिर आता है एफसीआर का नंबर। ठीक है? तो उस 42 दिन में हमें कोई उसका ऐसा सर्जरी या ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करने हैं, हमें उसे सिर्फ बचाना है। तो कौन सी चीज़ होती है वायरल आउटब्रेक्स में, उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब पहचान लोगे तो उसका इलाज भी हम कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक प्रोडक्ट भी बनाया जिसका नाम वायरोकॉन है। ठीक है? आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा वो प्रोडक्ट, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए यहाँ बैठा हूँ, जबकि उस प्रोडक्ट का मेरे से ज़्यादा फ़ायदा उस किसान को हो जाता है जो उसे इस्तेमाल करता है। वो दुनिया भर की दवाइयाँ लगा लगा के थक जाता है, तब कहता है कि सर हमें कोई दवाई बता दो। और वो जब इस्तेमाल करता है तो उसे रिजल्ट भी दिखते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हमने बहुत अंदर तक या डीपली स्टडी किया है कि यार मोर्टलिटी रुकनी चाहिए, बाकी सारी बातें बाद में। किसी और वीडियो में अब आपको ये भी बताया जाएगा कि डिसइंफेक्टेंट का क्या रोल है, मोर्टलिटी कंट्रोल होती है नहीं होती है। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद वायरल के आउटब्रेक को कंट्रोल करने का ये है कि मोर्टलिटी कम हो। अगर मोर्टलिटी कम नहीं हो रही है तो सारी चीज़ें बेकार हैं। ठीक है? तो डिसइंफेक्टेंट जो हम पानी में दे रहे हैं तो खर्चा ही, ऐसा तो नहीं है कि खाली खर्चा ही बढ़ा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा है भी या नहीं है। तो किसी और वीडियो में इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरे वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ थक जाएं या दुख जाएं। सही है? तो फिर किसी वीडियो में आपको हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।